है उसमें लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। ध्यान रहे साथ साथ आप प्रैक्टिस करें। जिस दिन जो एनायन पढ़ाए जाए आप घर जाके उसकी बार बार प्रैक्टिस करें। साथ साथ करोगे तैयारी हो जाएगी। बाद में करोगे हाथ खड़े करने वाले हो, मैं कह रहा हूं मैक्सिमम बच्चे हाथ खड़े कर देते हैं कि अब मुझे याद नहीं हो रहा। रीजनिंग ज्यादा से ज्यादा लिखें क्योंकि बुक्स में रीजनिंग नहीं होती। चलो देखो आगे करते हैं। आपने लास्ट क्लास में कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयन किए थे, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट आयन। नेक्स्ट आयन लिखो सल्फाइट आयन, सल्फाइट नाइट्राइट, तो सल्फाइट आयन SO3 2 माइनस, सल्फाइट आयन। तो सल्फाइट आयन में डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड कोई भी एसिड आप डाल दो, एक आपको गैस मिलेगी जिसकी स्मेल होगी लाइक बर्निंग सल्फर। कौन सी गैस होती है वो बता सकते हो? सल्फाइट और बाइसल्फाइट आयन में डाइल्यूट एसिड डाल दो, कंसंट्रेटेड डाल दो, दोनों। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड दोनों से ये होगा, तो कौन सी गैस लिबरेट होगी? H2O बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगी। सल्फर डाइऑक्साइड की स्मेल कैसी होती है? स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। सल्फर डाइऑक्साइड कह रहा हूं सावन, H2S नहीं। H2S कहां आ गई यहां पे? थोड़ा ध्यान से बेटा देखो, सल्फर डाइऑक्साइड की स्मेल होती है बर्निंग सल्फर की तरह। ये जो SO2 गैस इवॉल्व हुई, इस SO2 गैस को लाइम वाटर के थ्रू पास कर दो, SO2 गैस को लाइम वाटर के थ्रू पास कर दो, तो कैल्शियम सल्फाइड का मिल्की पीपीटी आ जाएगा। कैल्शियम सल्फाइड का मिल्की पीपीटी आ जाएगा। और अगर आप इसमें SO2 एक्सेस में पास करते हैं तो ये सॉल्युबल बाइसल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है, मिल्की पीपीटी डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, यहां आप चाहें तो लिख सकते हैं, इनऑर्गेनिक में भी आपके लिए हेल्पफुल पॉइंट्स हैं सारे। वो ये है कि एल्कलाइन अर्थ मेटल के सल्फाइट वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के केवल एल्कली मेटल के सल्फाइट सॉल्युबल होते हैं, ओनली एल्कली मेटल्स। और दूसरा है अमोनियम सल्फाइट भी होता है सॉल्युबल। एल्कली मेटल और अमोनियम सल्फाइड के सॉल्युबल होते हैं, डी ब्लॉक के और इवन एल्कलाइन अर्थ मेटल के इनसॉल्युबल और वेरी लेस सॉल्युबल। और ट्रेंड की बात करें तो आप जानते हैं डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी एल्कलाइन में। तो एल्कली मेटल के सल्फाइड सॉल्युबल बट एल्कलाइन के इनसॉल्युबल, इसलिए मिल्की पीपीटी आता है। और दूसरी भी कॉमन बात है, ये जो बाइसल्फाइड हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, ये केवल एक्वस फेज में एग्जिस्ट करते हैं। बाइसल्फाइड सॉरी SO3 सॉलिड फेज में एग्जिस्ट नहीं करते, अपने आप ब्रेक हो जाते हैं ये, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाइकार्बोनेट में आपने लिखा था।
ठीक है, अब आप कहोगे ये टेस्ट तो सल्फर कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है। कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के थ्रू पास करो, मिल्की पीपीटी आएगा। एक्सेस में पास करो, वो डिसअपीयर हो जाएगा। बिल्कुल सेम टेस्ट। तो क्या करें, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन CO2 एंड SO2? तो एक तो है स्मेल से, एक तो स्मेल से। मान लो सर्दी जुकाम है, फिर क्या करें? आपकी नोज कम सेंसिटिव है, फिर क्या करें? तो राधिका उल्टा बोल रही हो। SO2 ऑक्सीडेंट, SO2 ऑक्सीडाइज हो सकता है, CO2 ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। तो क्या करते हैं, प्रैक्टिकल ये है सिंपल सा, डाइक्रोमेट का पेपर ला, डाइक्रोमेट में एक पेपर डिप करते हैं। ये टेस्ट ट्यूब है, सिंपल एक्सपेरिमेंट है ये। टेस्ट ट्यूब के माउथ पे आप लेके आते हैं एसिडिफाइड डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड डाइक्रोमेट आप लेके आते हैं। यहाँ रिएक्शन चल रही है, गैस इवॉल्व हो रही है। अगर आप इसके माउथ पे एक पेपर लेके आएंगे, इस पेपर को आप डिप करिए K2Cr2O7 में और एसिड में। एसिडिफाइड पेपर आपको चाहिए K2Cr2O7 में डिप करके। जब इसको डिप करेंगे तो ये SO2 के कांटेक्ट में अगर आएगा तो उतना पार्ट ग्रीन हो जाएगा, ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी तो ये ग्रीन नहीं होगा। तो K2Cr2O7 से कौन रिएक्ट करेगा? SO2, नॉट CO2। K2Cr2O7 ऑक्सीडेंट है, और ऑक्सीडेंट किसको ऑक्सीडाइज कर पाएगा? SO2 को। CO2 को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। CO2 को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। ये मिलता है आपको ग्रीन पीपीटी। तो इस तरह से आप सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इन जनरल आप इसकी रिएक्शन किसी भी ऑक्सीडेंट से करा दो। ऑक्सीडेंट से कौन रिएक्ट करेगा? सल्फर डाइऑक्साइड, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या करते हैं, इस सल्फर डाइऑक्साइड को पास करा दो अगर आप पोटेशियम आयोडेट और स्टार्च सॉल्यूशन के थ्रू। पोटेशियम आयोडेट को स्टार्च में डिजोल्व कर लो और फिर उसके थ्रू सल्फर डाइऑक्साइड पास करो। थोड़ा इनको मिक्स कर लो, उसमें SO2 पास करो। क्या होगा, प्रैक्टिकल बात यह है, आपको मालूम होगा कि आयोडीन और स्टार्च जब कांटेक्ट में आते हैं, रिडॉक्स चैप्टर में ये थ्योरी पूरी लिखी हुई है। व्हाट हैपेंस, स्टार्च का कलर कैसा हो जाता है? ब्लू ब्लैक कलर, बिल्कुल ठीक आंसर है। डार्क ब्लू और ब्लू ब्लैक। डार्क ब्लू और ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। तो होगा क्या, ये ऑक्सीडेंट है, ध्यान देना। तो आयोडेट आयन ऑक्सीडेंट है, लाइक डाइक्रोमेट आयन। तो ये SO2 को ऑक्सीडाइज कर देगा सल्फेट में, बन जाएगा K2SO4 और खुद रिड्यूस हो जाएगा I2 में, खुद I2 में रिड्यूस हो जाएगा। अब ये जो I2 इवॉल्व हुई वो स्टार्च के कांटेक्ट में आएगी,
और स्टार्च का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक। बट अगर इसके थ्रू CO2 गैस पास कर दो आप, CO2 गैस, कुछ होगा क्या? आंसर है नो, कोई चेंज नहीं आएगा, स्टार्च का कलर दिखाई नहीं पड़ेगा ब्लू। तो अगर CO2 और SO2 में कंपटीशन देना है तो अगला स्टेप ये लिखा ही होगा कि ऑक्सीडेंट से रिएक्शन कराई। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, बिल्कुल आसान है। तो जितने भी ये सेकंड ग्रुप के सल्फाइड हैं, ध्यान देना, सेकंड ग्रुप के सल्फाइड हैं, ये सारे के सारे सल्फाइड एयर में अगर छोड़ दिए जाएं तो थोड़ी देर में ये सल्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सल्फेट और ज्यादा इंसॉल्युबल होता है सल्फाइड से। तो सल्फाइड एयर में अगर छोड़ दिए जाएं लॉन्गर टाइम तक तो वो सल्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, अब देखो क्वेश्चन कैसे सेट होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इनके प्रोडक्ट बताओ क्या क्या हो सकते हैं, इनके प्रोडक्ट आप आइडिया लगाइए क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अगर आपने H2O2 से रिएक्ट करा दिया, अभी कॉमन सेंस क्वेश्चन से इनको रट नहीं सकते, इनको रट नहीं सकते, आपको लॉजिक याद करना है। ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करा दी इसकी, इसमें HNO3 डाल दिया, आप अंदाजा लगाओ क्या बनना चाहिए, प्रिडिक्ट करो, लिखो अपनी तरफ से। लिख लिए आप सबने, देख लो। आपको मैंने ये हिंट दे दी थी कि एयर में ओपन छोड़ दें तो सल्फाइड सल्फेट में बदलता है, एयर से ही। तो ये तो सब ऑक्सीडेंट हैं। H2O2 नेसेंट ऑक्सीजन का सोर्स है, ब्रोमीन ऑक्सीडेंट है, HNO3 ऑक्सीडेंट है, ये तो सब ऑक्सीडेंट हैं। तो ये तो सल्फाइड को सल्फेट में कन्वर्ट करेंगे ही, इसमें कोई ऑप्शन नहीं, बिल्कुल सिंपल है। ये तो सब सल्फाइड को सल्फेट में कन्वर्ट करेंगे ही, ब्रोमीन रिड्यूस हो जाएगा, HBr बना सकते हैं डायरेक्ट, और इसमें भी यही है, बेरियम सल्फेट, बट नाइट्रिक ऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ठीक है, प्लस H2O बैलेंस कर लेंगे। तो ये हमने ऑक्सीडेंट डाले, सल्फाइड कन्वर्ट हो गया सल्फेट में। अब मान लीजिए मैं एक रिएक्शन पढ़ाना आपको भूल गया, बट आ गई एग्जाम में, क्या आप इसका अंदाजा लगा सकते हो क्या होना चाहिए? CaOCl2 का नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ये भी ऑक्सीडेंट है, ये भी नेसेंट ऑक्सीजन देता है। तो इससे भी क्या बनने वाला है? बेरियम सल्फेट प्लस CaCl2। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जेई एडवांस में, तो एक प्रॉब्लम मैचिंग टाइप, उसकी इंटीजर टाइप ऐसी आ रही है कि बताओ इस कन्वर्जन के लिए
एक केमिकल की लिस्ट दे देंगे कौन कौन से या कितने सुटेबल हैं। तो आपको ये जानना है कि नेसेंट ऑक्सीजन के सोर्सेस कौन कौन से हैं। जो आप रिसेंटली पढ़ चुके हैं उन पे आ जाएं तो वो ये है कि ये जो सल्फाइट आयन है या सल्फर डाइऑक्साइड, दोनों केस में सल्फेट ही बनता है। यहां दोनों सल्फर प्लस फॉर्म 4 में ही है दोनों जगह। अगर ऑक्सीडेंट डाल दें तो ये सल्फेट में ही जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस है सिल्वर के साथ इसका कंफर्मेटरी टेस्ट। सिल्वर इसके लिए लिया जाता है, जैसे आपके पास ये सल्फाइट आयन है, अब फ्रेश सल्फाइट आयन, मैं SO2 की बात नहीं कर रहा हूं। इसकी रिएक्शन अगर आप सिल्वर से कराएं, सिल्वर को एक्सेस में लेना पड़ता है, तब आपको इसका वाइट पीपीटी मिलेगा। अब आप कहोगे मुझे कैसे याद होगा कि ये पीपीटी होगा या सॉल्युबल। तो मैंने आपको बता दिया बिल्कुल ब्लाइंडली कि केवल एल्कली मेटल के सल्फाइड सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट देखो, ये जो सिल्वर सल्फाइड है इसका आसानी से हाइड्रोलिसिस हो जाता है, और वो भी अगर इसको आप वाटर में ओपन छोड़ दें तो वो भी रिडॉक्स हाइड्रोलिसिस। इसीलिए रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका रिडॉक्स हाइड्रोलिसिस हो जाता है और ये व्हाइट पीपीटी सिल्वर मिरर में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैक पीपीटी। ये रिड्यूस हो जाता है सिल्वर आयन, और SO2 ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, एज यूजुअल सल्फेट आयन, H+H2SO4 बन जाएगा। तो ये रिएक्शन भी टेस्ट के फॉर्म में यूज होती है कि पहले तो इसमें कोई सिल्वर सॉल्ट डाल दो, व्हाइट पीपीटी आएगा, देन ऐड वाटर, तो वो ब्लैक पीपीटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट इज ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ सिल्वर सल्फाइड। ये ध्यान रखना, हाइड्रोलिसिस केवल बेरियम सल्फाइड का होगा, रिडॉक्स, सॉरी सिल्वर सल्फाइड का, सिल्वर सल्फाइड का। जो आपके सिलेबस में टेस्ट में उसके रिस्पेक्ट में कह रहा हूं, बाकी आपको सोचना नहीं है ज्यादा, इन्हीं में से ही आना है। ठीक है। क्या इसके प्रोडक्ट बता सकते हो आप? अगर इसमें सिल्वर सल्फाइड में एसिड डाल दें तो क्या मिलेगा, प्रिडिक्ट कर सकते हो? और कोई? चलो देखो, तो मैं तो यही कहूंगा आप सबसे गुड मॉर्निंग। ऐसा लगता है कि अभी आप लोगों का मॉर्निंग हुआ नहीं। अच्छा, देख लें क्यों नहीं हुआ मॉर्निंग, ये देख लें। अभी अभी मैंने बताया था कि सल्फाइड सॉल्ट में एसिड डालेंगे तो कौन सी गैस लिबरेट होती है, SO2। यहीं से तो मैंने शुरुआत की थी सल्फाइड की। सल्फाइड सॉल्ट में एसिड डालेंगे तो SO2 लिबरेट होगी, यहीं से शुरुआत की थी, है ना।
यहां पे मैं यही काम तो कर रहा हूं, सल्फाइड सॉल्ट में एसिड डाल दिया, व्हाट विल हैपन? SO2 लिबरेट होगी, सिल्वर सॉल्ट बनेगा और वाटर मिलेगा। मान लीजिए HCl डाल दिया तो यहां AgCl बन जाएगा। तो यहीं से तो शुरुआत की हमने सल्फाइड सॉल्ट के टेस्ट की, कि उसमें एसिड डालोगे तो SO2 लिबरेट होगी। तो थोड़ा अलर्ट रहें कि क्या चल रहा है, भूलने में टाइम नहीं लगाते आप लोग। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को कैसे फर्दर फ्रेम किया जा सकता है, देखें। आप बताओ कि हमारे पास सल्फाइड सॉल्ट है, सल्फाइड सॉल्ट है, मैंने कोई इसमें मेटल आयन डाल दिया, कोई भी मेटल आयन डाल दिया, आपको वाइट पीपीटी मिला। ठीक है, आपको बताना है मेटल कुड बी, मल्टीपल ऑप्शन में प्रॉब्लम है, मेटल आयन डाला, देन दैट मेटल कुड बी, मेटल मींस एम की बात हो रही है, मेटल कुड बी, मल्टीपल ऑप्शन Ag, Ba, सॉरी, पोटेशियम, कैल्शियम, चलो 4 ही ऑप्शन रखते हैं, और रख दें Pb, तो वाइट पीपीटी कौन कौन देगा? सिल्वर देगा, बेरियम सल्फाइड का वाइट पीपीटी होगा, कैल्शियम का होगा, लेड का होगा, पोटेशियम का नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही आते हैं मल्टीपल ऑप्शन में, जिसको प्रैक्टिकल याद है वो कर लेगा। ठीक, तो अब तक जो कुछ बात की थी हमने वो थी ऑक्सीडेंट के साथ। सल्फाइट में आपने ऑक्सीडेंट डाला तो सल्फेट बन गया। जरा सोचिए सल्फाइट में अगर रिडक्टेंट डाल दें तो क्या होगा, क्योंकि सल्फाइट तो ऐसा है जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो सकता है। तो सल्फाइट में अगर रिडक्टेंट डाल देते हैं तो ये H2S गैस देता है, इवन विद वीक रिडक्टेंट। तो बिल्कुल आसान है, आप कर सकते हैं अपने आप। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास सल्फाइट आयन है, एसिड मीडियम में Zn मेटल डाल दी, क्या मिलेगा? तो इसका रिडक्शन होगा, H2S गैस इवॉल्व होगी, Zn ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Zn ऑक्सीडाइज हो जाएगा प्लस H2O। अब मान लीजिए HCl डाला था तो ZnCl2 बन जाएगा, पर SO3 2- का रिडक्शन होता है। तो Zn कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है एल्कली मेटल की तरह। तो अगर माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट ये काम कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग तो करेंगे ही, बट नॉर्मली मेटल Zn के साथ ही रिएक्शन आती है, इसलिए आप Zn के साथ ही इसको याद रखें।
अननेसेसरी रिएक्शन नहीं करनी है, ध्यान रखना, मैं बहुत ही लिमिटेड आपको बता रहा हूं जो कंपटीशन में आता रहता है, रिएक्शंस की कोई लिमिट नहीं है। तो ये तो बात हुई सल्फाइट आयन की। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट आयन थायोसल्फेट आयन H2O3 2-, थायोसल्फेट आयन। थायोसल्फेट आयन में अगर डाइल्यूट एसिड डाल दें तो क्या बनेगा? तो इसमें भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है जिसकी स्मेल बर्निंग सल्फर की तरह होती है, बट एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है, वो है कोलॉइडल सल्फर बनती है, कोलॉइडल सल्फर बनती है साथ में। और कोलॉइडल सल्फर में अगर ये एसिड थोड़ा एक्सेस में है तो ये फिर कोगुलेट हो जाता है, ये पीपीटी में कन्वर्ट होता है। कोलॉइडल सल्फर का कोगुलेशन होता है एसिड मीडियम में, तो फिर ये पीपीटी बनता है, पहले कोलॉइडल फॉर्म दिखेगी। तो स्टोइचोमेट्रिक रेशियो में अगर मिलाया तो ये कोलॉइडल सॉल्यूशन बनेगा। एग्जाम में लिखा आएगा कि एसिड एक्सेस में ले लिया, एसिड एक्सेस में ले लिया तो आप सीधे कहेंगे कि सल्फर प्रेसिपिटेट हो गया। ठीक है, सायोसल्फेट के बारे में आप लिख सकते हैं, अगर इनके सॉल्ट बनाए हम पीपीटी देखें तो लिख लें आपकी मोस्ट थायोसल्फेट आर सॉल्युबल इन वाटर, मोस्ट आर सॉल्युबल इन वाटर। एल्कली मेटल के तो सारे ही सॉल्युबल होते हैं, ऑल। और एल्कलाइन अर्थ मेटल में बॉटम पे जब हम पहुंचते हैं तो इनसॉल्युबल बनता है, BeMgCaSrBa। प्रैक्टिकली ये है कि बेरियम का जो थायोसल्फेट है वो इनसॉल्युबल होता है, बाकी सबके सॉल्युबल होते हैं रिलेटिवली। तो मैं उन्हीं आयन की बात कर रहा हूं जो आपके प्रैक्टिकल्स में, तो बेरियम थायोसल्फेट इनसॉल्युबल है, सॉरी Ba रहेगा केवल, इनसॉल्युबल है। इसी तरह से डी ब्लॉक के इनसॉल्युबल होते हैं, डी ब्लॉक में जो नीचे है मेनली जो 3 सीरीज हैं उसमें सेकंड थर्ड सीरीज मेनली, जैसे सिल्वर आता है आपके सिलेबस में, ये इनसॉल्युबल है, ये भी इनसॉल्युबल है। 14th ग्रुप में 14th ग्रुप में कार्बन सिलिकॉन बिल्कुल बॉटम पे लेड आपके सिलेबस में है, तो लेड थायोसल्फेट इनसॉल्युबल है, ये आपके सिलेबस में भी आयन। ठीक है, तो ये इनसॉल्युबल है या वीकली सॉल्युबल, कई बार ऐसा लिखा होता है स्पेरिंगली सॉल्युबल। ठीक, अब थायोसल्फेट का एक इंपॉर्टेंट टेस्ट आपने रिडॉक्स रिएक्शन में लिख रखा है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप क्या ये रिएक्शन बता सकते हो? थायोसल्फेट आयन की रिएक्शन जो एनसीईआरटी में लिखी है, मैं उसको लिख रहा हूं पहले। ऐसे लिखा है Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट, इसमें आयोडीन गैस पास करें, क्या बनता है? प्रोडक्ट क्या बनता है, ये सब रिडॉक्स में लिखा हुआ है। तो सोडियम टेट्राथायोनेट बनता है, Na2H4O6, और NaI बनता है।
अब ये प्रैक्टिकल के लिए किस तरह से यूजफुल है, तो आयोडीन वेपर्स का कलर क्या होता है? वायलेट कलर, बिल्कुल ठीक। जब इसको आप पास करते हैं Na2S2O3 सॉल्यूशन के थ्रू, इस सॉल्यूशन का नाम है हाइपो सॉल्यूशन। तो जब आयोडीन को आप पास करते हैं थ्रू हाइपो सॉल्यूशन, तो आयोडीन का वायलेट कलर डिसअपियर हो जाता है। ठीक है। एक और इसमें अक्सर केस आता है, जेई में पुरानी प्रॉब्लम है, आ चुकी है ये, कि Na2S2O3 की रिएक्शन अगर Ki से कराएं, Ki होता है ब्लू वायलेट, या Ki3 सॉरी, ब्लू वायलेट होता है या ऑलमोस्ट ब्लैक, क्या होगा? तो रियलिटी में Ki3 को आपको ऐसे सोचना है, Ki प्लस I2। काम की चीज ये है। तो I3 माइनस आयन को आप सोचें कि I2 प्लस I माइनस है, ऐसे सोचें कि आपने I2 ही इसमें ऐड कर दिया। तो Na2S4O6 ही बनेगा, NaI ही बनेगा, और जो एक I माइनस बच गया, इसकी जगह आप Ki लिख लें। ठीक है। तो Ki3 को आप I2 की तरह ही सोचें। ये आपके एनसीईआरटी में रिडॉक्स में मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट देखो, टेस्ट के फॉर्म में जो अभी अभी आपने लिखा, वो ये है कि थायोसल्फेट आयन में अगर आप बेरियम सॉल्ट डाल दें, थायोसल्फेट आयन में आप सिल्वर सॉल्ट डाल दें, तो आपको वाइट पीपीटी मिलेगा। बेरियम थायोसल्फेट का वाइट पीपीटी और सिल्वर थायोसल्फेट का वाइट पीपीटी, ये इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है। तो ये तो बेरियम सिल्वर आपको याद रखने पड़ेंगे कि ये इनसॉल्युबल होते हैं। वैसे एस ब्लॉक में बिल्कुल बॉटम पे है सेकंड ग्रुप बेरियम। इसी तरह से लेड भी यही है, इसके साथ भी वाइट पीपीटी आता है। जितना ज्यादा लिखेंगे, बार बार लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा। इन तीनों में सिल्वर थायोसल्फेट अनस्टेबल होता है। नॉर्मली आपको मालूम है कि सिल्वर के कंपाउंड लाइट सेंसिटिव होते हैं, आपने पढ़ा होगा 9th में भी, फोटोग्राफी में भी आपने पढ़ा कि जो AgBr है, अगर वो लाइट में एक्सपोज कर दें तो क्या होता है? सनलाइट के लिए सेंसिटिव है। ये 9th की एनसीईआरटी में भी मिलेगी रिएक्शन। तो आपको ब्लैक सिल्वर मिलेगा और ब्रोमीन गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो AgBr लाइट सेंसिटिव है, जस्ट लाइट में एक्सपोज कर दो ये ब्रेक हो जाता है। यही हाल सिल्वर सल्फाइट का, सिल्वर सल्फेट का, सिल्वर थायोसल्फेट का भी है। ये आसानी से ब्रेक होते हैं सारे के सारे। तो अगर आपके पास Ag2S2O3 वाइट पीपीटी है,
व्हाइट पीपीटी, और आप इसको हीट कर दें तो ये Ag2S नाम के ब्लैक पीपीटी में कन्वर्ट होता है। एक्वस मीडियम ले लें, एक्वस मीडियम में तो Ag2S के ना ब्लैक पीपीटी में कन्वर्ट हो जाएगा और H2SO4 बनेगा। दो सल्फर है, एक ऑक्सीडाइज हुई एक रिड्यूस हुई। तो सिल्वर थायोसल्फेट का हाइड्रोलिसिस रिडॉक्स है, सिल्वर थायोसल्फेट का हाइड्रोलिसिस रिडॉक्स है। अभी आपने एक और रिएक्शन लिखी थी सिल्वर के सॉल्ट की, याद करो, वो भी रिडॉक्स थी। मैं वापस दिखाता हूं आपको, ये देखो सिल्वर सल्फाइड का हाइड्रोलिसिस किया तो ये भी रिडॉक्स है। सिल्वर थायोसल्फेट का हाइड्रोलिसिस करते हैं, हीट करते हैं, तो वो भी रिडॉक्स है। तो इनको कोरिलेट करेंगे तो याद हो जाते हैं। तो इसका हाइड्रोलिसिस रिडॉक्स रिएक्शन है। सिल्वर सल्फाइड का ब्लैक पीपीटी आपको मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस है इसमें कि अगर आपके पास मान लीजिए कोई थायोसल्फेट सॉल्ट है, से Na2H2O3 सॉल्ट है, और इसमें आपने साइनाइड आयन डाल दिया, पोटेशियम साइनाइड, कोई साइनाइड आयन आपने इसमें डाल दिया, मान लीजिए KCN आपने इसमें डाल दिया, बैलेंसिंग आसान हो जाएगी, NaCN ही ले लो, NaCN आपने डाल दिया तो क्या होगा, एक्चुअल में एक सल्फर एक्सचेंज होती है इसमें, इसमें एक सल्फर एक्सचेंज होती है, इससे SO3 2 माइनस आयन बनेगा और SCN माइनस आयन बनेगा। और ये जेई में बार बार आई हुई है कंपटीशन में। ये जो SCN माइनस आयन है ये फेरिक आयन के साथ ब्लड रेड कलर देता है, ब्लड रेड और ब्रिक रेड। केवल दो एनायन ऐसे हैं जो फेरिक के साथ ब्लड रेड या ब्रिक रेड कलर देते हैं। दूसरा एनायन कौन सा है बता सकते हो? हाँ, राधिका ने बिल्कुल सही आंसर किया। दूसरा आयन है एसीटेट आयन। अभी एसीटेट में भी हम ये रिएक्शन लिखेंगे। केवल ये दो आयन ऐसे हैं जो फेरिक आयन के साथ डीप रेड या ब्लड रेड या ब्रिक रेड कलर देते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई अबाउट द टेस्ट ऑफ थायोसल्फेट आयन। थायोसल्फेट आयन इन्हीं में से ही आते रहते हैं। नेक्स्ट लिखो, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आगे टेस्ट में भी यूज होना है वो है सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन। आप प्रिडिक्ट करो सल्फाइड आयन में अगर हम डाइल्यूट एसिड डाल दें तो क्या होगा? सल्फाइड आयन में डाइल्यूट एसिड डाल दें तो क्या होगा? कोलाइडल सल्फर बनेगी, रिडॉक्स हो जाएगी आर्यन। मतलब सिंपल है, H2S गैस इवॉल्व होगी, H2S गैस इवॉल्व होगी जिसको आप स्मेल से पहचान सकते हैं।
हाँ, धनंजय ने ठीक कहा, बिल्कुल रॉटन एग स्मेल होती है इसकी, तो इसकी स्मेल से पहचान है। बहुत ही सिंपल है, आप इसको कर सकते हैं। बट ये तो बहुत बढ़िया रिएजेंट भी होता है सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन आपको मालूम है कि ब्लैक पीपीटी बनाएगा किस किस के साथ, लिस्ट लिख लें एक साथ। ब्लैक पीपीटी विद कॉपर आयन, बता सकते हो किस किस के साथ ब्लैक पीपीटी बनता है? आप कई बार लिख चुके हैं। लेड आयन, फेरस आयन, बिस्मथ आयन, सिल्वर आयन, इन सब के साथ ये ब्लैक पीपीटी देता है। इन सब के साथ ब्लैक पीपीटी देता है इन एसिड मीडियम। निकेल आयन, कोबाल्ट आयन 2+, सॉरी, इनके साथ ब्लैक पीपीटी आता है इन एल्कलाइन मीडियम। ये तो ब्लैक पीपीटी हैं जो सबसे ज्यादा बनेंगे। अभी ये सारे आयन के टेस्ट हमें पढ़ने हैं कैटायंस में 1 by 1। अब प्रॉब्लम कैसे आएगी? आपसे कहेंगे कि आपके पास Na2S है और PbCl2 डाल दिया, बताओ क्या बनेगा? या फिर ये पूछा जाएगा कि क्या ये रिएक्शन होगी क्या नहीं होगी। कई बार क्या करते हैं, 4 रिएक्शन दे देते हैं और पूछते हैं बताओ कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी स्पॉन्टेनियस है। कैसे चेक करेंगे कि रिएक्शन होगी? ये जस्ट आयन एक्सचेंज रिएक्शन है, इसमें कुछ भी नहीं हुआ, आयन का एक्सचेंज हुआ, एक का कैटायन दूसरे के एनायन से कंबाइन कर गया। तो कैसे चेक करते हैं कि आयन एक्सचेंज रिएक्शन होंगी कि नहीं होंगी? तो प्रोडक्ट है पीबीएस। अब हो सकता है कि इसका उल्टा लिखा हो, 4 ऑप्शन में ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे उल्टी रिएक्शन लिख देंगे। वो कहेंगे बताइए ये स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। बिल्कुल उल्टे केस भी आए हुए हैं, आप देख लेना प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में कई क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पीबीएस पीपीटी होता है। तो पीपीटी तो लेफ्ट हैंड साइड और इधर सारे सॉल्युबल हैं, तो ये रिएक्शन कैसे हो सकती है? तो जिनको पूरी तरह से प्रैक्टिकल्स आते होंगे वो इन रिएक्शंस को कर लेगा आसानी से। और ध्यान रहे, केमिस्ट्री को आप जितना जल्दी करेंगे आपको फिजिक्स और मैथ में फायदा होगा या फिजिक्स बायो में फायदा होगा। टाइम यहीं से बचाया जा सकता है केमिस्ट्री से, यहां से टाइम बचा के आप दूसरे सब्जेक्ट में लगा सकते हैं। तो इनमें से आप किसी को भी डाल दीजिए, आपको ब्लैक पीपीटी मिल जाएगा। ठीक है, ब्लैक पीपीटी। बाकी और भी हैं, अभी सेकंड कैटायंस में पढ़ेंगे, मैं वो इकट्ठे नहीं लिख रहा हूं, जस्ट मैं कहो तो कलर कलर लिख देता हूं मैं। सेकंड ग्रुप में अभी करेंगे कैटायंस में, तो और इजी लगेगा आपको। तो इनके किसी भी सॉल्ट को आप डाल दें, ये सब टेस्ट हैं सल्फाइड आयन के लिए। तो इनसे थोड़ा हटके, कैटायन से हटके मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि कैटायन तो कैटायन में भी हम पढ़ने वाले हैं। आप बताओ, थोड़ा डिफरेंट बात कर रहा हूं मैं, सल्फाइड आयन की बात हो रही है। तो सल्फाइड आयन को अगर हम सल्फेट में ऑक्सीडाइज करना चाहें तो क्या डालना पड़ेगा? इसमें डालना पड़ेगा ऑक्सीडेंट। भाई ऑक्सीडेशन करना है ना फिर।
तो अगर आपसे कोई पूछे बताइए KMnO4 के एसिड सॉल्यूशन के थ्रू, या आयनिक फेज में लिखना है, आयनिक फेज में लिख लो, KMnO4 के एसिड सॉल्यूशन के थ्रू आपने H2S गैस पास कर दी, क्या बनेगा? तो KMnO4 का कलर डिसअपियर हो जाएगा, KMnO4 का पर्पल कलर डिसअपियर हो जाएगा, ये बन जाएगा Mn2+, Mn2+ बनेगा, सल्फेट आयन एंड H2O। तो इसका पर्पल कलर डिसअपियर होना ये बताता है कि इसकी रिएक्शन किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हुई है। अब हम टेस्ट कर रहे हैं सल्फाइड आयन, तो हमने ऑक्सीडेंट डाल दिया। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि इस रिएक्शन को कंप्लीट करो, डाइक्रोमेट आयन एसिड मीडियम में है, H2S गैस पास कर दी, कंप्लीट करो, क्या बना होगा? बोलो। तो यहाँ पे ऑक्सीडेंट चाहिए हमें, गलत हो गया थोड़ा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। यहाँ पे आपने लिखा है और सब चुपचाप लिख रहे हैं, कोई बोल भी नहीं रहा। KMnO4 और K2Cr2O7 में कोलॉइडल सल्फर बनती है, ऑक्सीडेशन तो हुआ है। ऑक्सीडेशन के अलग अलग स्टेजेज हैं, यहाँ कोलॉइडल सल्फर बनती है, ये गलत हो गया। कलर डिसअपियर तो होगा पर प्रोडक्ट गलत लिख दिया, कोलॉइडल सल्फर बनती है। आप देखें, आपने लिखा होगा KMnO4 K2Cr2O7 में, वहां देखें ध्यान से, कोलॉइडल सल्फर लिखी होगी आई थिंक, देख लेना आप, कंफर्म करना। अब ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि I3- की रिएक्शन H2S से कराएं तो क्या बनेगा? तो I3- को आप सोचें I2+I-, और I2 आप जानते हैं ऑक्सीडेंट है, तो इससे भी कोलॉइडल सल्फर ही बनने वाली है। I2 रिड्यूस हो जाएगा, I- में आ जाएगा, बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस नहीं है। अब ये कहो कि I3 क्यों ले रहा हूं मैं बार बार, क्योंकि ये कलर्ड सॉल्ट होता है, KI3 कलर्ड होता है, और जितने भी कलर्ड सॉल्ट हैं वही प्रैक्टिकल में काम के होते हैं। कलर को ही तो हम देख सकते हैं आसानी से। और एक और रिएक्शन जो आप पढ़ चुके हैं, होपफुली आप कर लेंगे, इसको कंप्लीट करके बताओ जरा। Na2S सल्फाइड है, इसमें मैंने डाल दिया Na2FeCN5NO, इसको कंप्लीट करके बताओ जरा। आप लिख चुके हैं कई कई बार, एनसीईआरटी में दी गई है 11th की। Na2FeCN5NO का क्या नाम है बताओ? सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, बिल्कुल सही आंसर दिया धनंजय ने, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। तो इससे वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स बनता है, वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स बनता है, फॉर्मूला बिल्कुल सही लिखा, Na2 Na4 FeCN5NOS। अब आप कहोगे NOS नाम का कौन सा कंपाउंड है? NO2 गैस तो जानते ही हैं आप, एक ऑक्सीजन की जगह सल्फर लिख दो, NOS बन जाएगा। काम की चीज है इसका वायलेट कलर। तो ये सल्फाइड का टेस्ट आप 11th में पढ़ चुके हैं,
उसको यहाँ एक बार और लिख लो, बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। तो सल्फाइड के टेस्ट सबसे ज्यादा हैं अभी कैटायंस में, पूरा सेकंड ग्रुप, पूरा फोर्थ ग्रुप कैटायंस में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे ज्यादा टेस्ट है सल्फाइड के। ठीक है, और इसकी H2S गैस की स्मेल से भी पता लग ही जाता है सीधा सीधा। नेक्स्ट आयन लिखो आप NO2 माइनस, नाइट्राइट आयन। लिस्ट देखते रहना, कोई मिस ना हो जाए, जो पहली क्लास में हमने लिस्ट बनाई थी। अभी तो और भी हैं, बाद में लिस्ट पे ध्यान रखना कोई मिस ना हो। ठीक, तो अभी इतना रहने देते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में लेंगे नाइट्राइट आयन को। मेटलर्जी के टेस्ट चलते रहेंगे, आप प्रैक्टिस करते रहें। ध्यान रखना, मैंने आपको ओपनली बता दिया कि जो बच्चे